हेलो एवरीवन, शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम होते क्या हैं, स्पेक्ट्रम के टाइप्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम की सीरीज क्या होती है, स्पेक्ट्रम की लिमिट क्या होती है। आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात जब हम लोग शुरू करते हैं तो पहली बात ये होती है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। तो ब्लैक बॉडी कोई ब्लैक कलर की बॉडी नहीं होती। ब्लैक बॉडी ऐसा सब्सटेंस होता है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर और एमिटर होता है रेडिएशंस का। तो ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट absorber or emitter of radiations। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है या एमिटर होता है रेडिएशंस का। मतलब रेडिएशंस को या वो टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है या टोटली एमिट कर देता है। जब टोटली एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी रेडिएशंस को टोटली एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका मतलब उसका स्पेक्ट्रम जो बनेगा उसमें कोई वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेंगी, वो टोटली डार्क स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो मतलब इसका ये होगा कि इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो परफेक्टली डार्क होगा और परफेक्ट एमिटर होगा। मतलब सारी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ये इमिट करेगा। तो सारी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जब ये इमिट करेगा तो उसके जो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा उसमें सभी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होंगी लाइट की। मतलब ये व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रा की तरह का स्पेक्ट्रा देगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, तो इसके अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो ये परफेक्ट डार्क स्पेक्ट्रा देगा। क्यों देगा? क्योंकि यह सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और जब सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके स्पेक्ट्रा में कोई भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज लाइट की नहीं मिलेंगी। इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा would be perfectly dark। इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो परफेक्टली डार्क होगा। ठीक है, इसमें कोई भी लाइट की ना तो वेवलेंथ आपको मिलेगी ना फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा परफेक्टली डार्क होगा। अब इसके एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर लेते हैं। तो इट्स एमिशन स्पेक्ट्रा would be have all frequency phase and wavelengths of light। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो लाइट की सभी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ को रखेगा। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देगा। ये व्हाइट लाइट के तरह का स्पेक्ट्रा देगा जिसमें टोटल सब की सब कलर्स होंगी, इसके स्पेक्ट्रा में सभी वेवलेंथ होंगी और सभी फ्रीक्वेंसीज होंगी। अब एमिशन स्पेक्ट्रा जो ब्लैक बॉडी देता है उसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सी ब्लैक बॉडी ऐसी होगी जो एमिशन स्पेक्ट्रा देगा। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो सन इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो सन का जो एमिशन होता है, सन व्हाइट लाइट का एमिशन करता है, तो सन की व्हाइट लाइट में सारे कलर होंगे, सारे फ्रीक्वेंसीज होंगी, सारी वेवलेंथ होगी लाइट की। तो इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है एमिशन ब्लैक बॉडी का वो होता है सन। आगे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हार्सू होता है, इसके आप गर्म करते जाएं तो इसका स्पेक्ट्रा आपको मिल जाएगा।
पीस ऑफ चारकोल होता है, पीस ऑफ चारकोल को भी आप गर्म करेंगे तो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। इसका जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उस स्पेक्ट्रा में लाइट की सारी वेव या फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो पीस ऑफ चारकोल ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है, आपका हार्सू इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब बात करें अगर हम एग्जाम्पल की इसमें एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि एक लार्ज हॉलो स्फीयर सेल लेते हैं, ब्लैक हॉलो सेल लेते हैं, लार्ज हॉलो ब्लैक सेल जिसमें ये पिन होल होता है, अगर लार्ज हॉलो ब्लैक सेल ले उसमें पिन होल कर दें, पिन होल का मतलब बहुत छोटा सा होल कर दें। जब इसमें पिन होल करेंगे तो लाइट तो इसमें इंटर कर जाएगी, लेकिन जो लाइट इंटर करेगी वो इसी के अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। तो बाहर लाइट नहीं जा पाएगी, धीरे धीरे ये लाइट इसकी सरफेस से अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बाहर लाइट नहीं जाएगी तो डार्क स्पेक्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी का ये एग्जाम्पल हो जाता है कि एक लार्ज हॉलो ब्लैक सेल आप लीजिए जिसमें पिन होल कर दीजिए, तो वह एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होते हैं। ब्लैक बॉडी की बात आप समझ गए। ब्लैक बॉडी एक सब्सटेंस होता है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर या एमिटर होता है रेडिएशंस का। और जब परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा इसका मतलब इसका एमिशन स्पेक्ट्रा परफेक्ट डार्क होगा। अगर ये परफेक्ट एमिटर है इसका मतलब इसका जो स्पेक्ट्रा होगा उसमें लाइट्स की सारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होगी। ये व्हाइट लाइट की तरह का स्पेक्ट्रा देगा, व्हाइट लाइट की तरह का स्पेक्ट्रा देगा, मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देगा। ऐसा स्पेक्ट्रा जिसमें सारे कलर हैं लाइट के। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो हम लोग कहते हैं इस इमिशन स्पेक्ट्रा जो ब्लैक बॉडी देती है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सन एक ब्लैक बॉडी होता है जो एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करता है। और जब हम लोग एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक लार्ज हॉलो ब्लैक सेल लेते हैं जिसमें एक पिन होल कर देते हैं। पिन होल जब करते हैं तो लाइट तो अंदर आती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, धीरे धीरे वो लाइट सरफेस से जो सेल है उसकी सरफेस से अब्जॉर्ब हो जाती। ये बात हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ी। अब इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होते हैं, उन बातों को देखते हैं। इसके जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स निकल के आए वो ये निकल के आए कि जो ये रेडिएशंस होते हैं, ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशंस होता है ये डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर। ये ओनली ऑन टेम्परेचर डिपेंड करता है, ना कि सब्सटेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर आप हीट देना चालू करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, अगर सेम हीट पे दो सब्सटेंस जैसे हार्सू लिया आपने और पीस ऑफ चारकोल लिया आपने, उनको हीट देना चालू किया। जब हीट देना चालू किया तो सेम हीट पर सेम टेम्परेचर पे दोनों के एमिशन स्पेक्ट्रा सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक का स्पेक्ट्रा दूसरा होगा और दूसरे का स्पेक्ट्रा दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि रेडिएशंस जो डिपेंड करेगा वो ओनली ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और सब्सटेंस के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आए ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के उसकी बात कर लेते हैं। कुछ इसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आए। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की बात जो करते हैं, पहली बात हम लोग ये करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, not the material of substance, not the material of substance।
तो ब्लैक बॉडी का जो सब्सटेंस है उसके मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता है रेडिएशन, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर आपने क्या दिया। ठीक है, अगर दो ब्लैक बॉडी हैं उनको आप सेम टेम्परेचर पे करते हैं तो उनके स्पेक्ट्रा आपको सेम मिलेंगे, उनका रेडिएशन आपको सेम मिलेगा। ये पहला एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो गया। दूसरी बात ये निकल के आई कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो जब आप, तो इंटेंसिटी जो होगी, वेव की जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी जो लाइट की होगी, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस सभी वेवलेंथ की, लाइट की सभी वेवलेंथ की, ऑफ ऑल वेवलेंथ, ये इंक्रीज करेगी। ठीक, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो वेवलेंथ है उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, सभी वेवलेंथ की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, वो व्हाइट लाइट की तरफ शो करेंगी, उनकी इंटेंसिटी व्हाइट लाइट की तरफ शो होगी। अब टेम्परेचर, दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सब्सटेंस का तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती जाएगी, और ब्राइटनेस किसकी तरफ, व्हाइट कलर की तरफ बढ़ती जाएगी। अगर आप हार्सू को गर्म करते हो, कभी आपने उसको गर्म करते हुए देखा है, तो आप जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाते हो अंत में वो व्हाइट लाइट की तरफ ही मूव करती जाएगी, उनकी इंटेंसिटी एकदम ब्राइट होती जाएगी, एकदम व्हाइट की तरह पूरी ब्राइट होती जाएगी, तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। ये दूसरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो गया। तीसरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये हो गया कि आप टेम्परेचर आप जब बढ़ाओगे तो जो हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ है, जो हाईएस्ट इंटेंसिटी की वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, जिस वेवलेंथ की हाईएस्ट इंटेंसिटी है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो तीसरा जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आया वो आया कि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी किसकी, आप व्हिच हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी सब मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, उसकी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। अब जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है इन्हें आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, ग्राफ से भी इसको समझाया जा सकता है। ग्राफ में क्या कहा गया, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। देखते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आपने समझ लिया। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट में कहा गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी सब्सटेंस के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इंटेंसिटी या ब्राइटनेस इंक्रीज करेगी। दूसरा, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी, उसका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ये बात आपने समझ लिया। यहां से आप वेव थ्योरी की बात कर लीजिएगा। वेव थ्योरी ये कहती है कि जो इंटेंसिटी या एनर्जी होगी, किसी लाइट वेव की जो एनर्जी होगी, वह एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। इसकी बात आगे होगी, इस बात को याद रखिएगा। वेव थ्योरी कहती क्या है, वेव थ्योरी ये कहती है कि जो इंटेंसिटी या एनर्जी ऑफ लाइट है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। आगे देखते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। इंटेंसिटी और वेव लेंथ में हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी और वेव लेंथ में। तो यहां इस एक्सिस पे, जिसे हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे, इस पर इंटेंसिटी की बात करते हैं, तीव्रता की बात करते हैं। और जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पर बात करते हैं हम लोग वेवलेंथ की।
वेवलेंथ की बात करते हैं। आप देखें कि मान लीजिए कि आपका कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसका ग्राफ इस तरह से मिला हुआ है और ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे हाईएस्ट इंटेंसिटी है, इस पोजीशन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है और यहां पर वेवलेंथ है आपकी λ1, यहां पर वेवलेंथ आपकी है λ1। और ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ T1 टेम्परेचर का है, T1 टेम्परेचर का। अब आपने टेम्परेचर जब बढ़ा दिया तो एक दूसरा ग्राफ आपका बना, सबकी इंटेंसिटी बढ़ती गई, सबकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। दूसरे ग्राफ में बात कर रहे हैं हम लोग, सबकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन अब की बार जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी वहां पर वेवलेंथ कम हो जाएगी। यहां पर अब की बार मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, ये T2 टेम्परेचर है और T2 टेम्परेचर T1 से ज्यादा है। तो इंटेंसिटी तो सबकी इंक्रीज की, ग्राफ में आप देखो इंटेंसिटी सबकी इंक्रीज की। जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सभी वेवलेंथ की इंटेंसिटी इंक्रीज कर गई, सभी वेवलेंथ की इंटेंसिटी इंक्रीज कर गई है। लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है यहां पर, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कम है पहले वाले से। अब देखें पहले वाले ग्राफ में मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ थी λ1, जबकि दूसरे वाले ग्राफ में मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ थी λ2 और λ2 λ1 से कम है। यही हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तीसरा आया था कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ होगी, वह जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसकी होगी लाइट की, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो यहां मैक्सिमम इंटेंसिटी अब की बार की वेवलेंथ कम हो जाएगी टेम्परेचर। अब फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, अब की बार मैक्सिमम यहां शिफ्ट हो जाएगा और वेवलेंथ कम हो जाएगी, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करो और शिफ्ट हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो ये बात हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की पढ़ ली। अब हम लोग देखते हैं एक चीज ये कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो ये एक्सपेरिमेंट था, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस था वो इंफ्रारेड में तो पूरी तरह से एक्सप्लेन हुआ, विजिबल रेंज में पूरी तरह से एक्सप्लेन हुआ, लाइट के विजिबल रेंज में पूरी तरह से एक्सप्लेन हुआ। लेकिन लाइट का जो रेडिएशंस की बात थी वो अल्ट्रावायलेट रेंज में, अल्ट्रावायलेट रीजन में जो रेडिएशंस था वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो सका। जो रेडिएशंस था वो अल्ट्रावायलेट रीजन में, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रीजन में पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो सका। इस बात को याद रखिए कि अल्ट्रावायलेट रीजन में जो रेडिएशंस थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थे, वो डिफाइन नहीं हो सके। ये डिफाइन किस में हो सके? इंफ्रारेड में पूरी तरह से डिफाइन हो गए, विजिबल में पूरी तरह से डिफाइन हो गए। लेकिन जब हम लोग बात की अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सका। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में, इन अल्ट्रावायलेट रीजन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो थे ये डिफाइन नहीं हो पाए, पूरी तरह से ये डिफाइन नहीं हो पाए। ठीक, तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रीजन में डिफाइन नहीं हो पाए, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में फिर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, तो मैक्स प्लांक ने एक बात बताई अल्ट्रावायलेट रीजन में। मैक्स प्लांक ने एक्सपेरिमेंट किया अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए। मैक्स प्लांक की एंट्री हो गई, मैक्स प्लांक की एंट्री हो गई और मैक्स प्लांक ने अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में एक एक्सपेरिमेंट किया।
उस एक्सपेरिमेंट ने वेव थ्योरी को अगेंस्ट था, वेव थ्योरी के अगेंस्ट था इनका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में मैक्स प्लांक ने जो बात कही वो ये कही कि अल्ट्रावायलेट रीजन में जो एनर्जी होती है लाइट की वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। अल्ट्रावायलेट रीजन में जो एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी। जबकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ा रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कि जो इंटेंसिटी या एनर्जी होती है लाइट की वो डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर और किसी पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहां पर कहा यह गया कि जो एनर्जी ऑफ लाइट की होगी वो टेम्परेचर के साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करेगी, जो वेव थ्योरी के अगेंस्ट था। वेव थ्योरी के अगेंस्ट एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि जो एनर्जी है अल्ट्रावायलेट रीजन में, जो लाइट की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो यहां पर मैक्स प्लांक ने ये कहा कि एनर्जी जो होगी लाइट की ये डिपेंड्स करेगी ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स। लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। वेव की जो लाइट की जो एनर्जी होगी वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ये वेव थ्योरी के अगेंस्ट था, वेव थ्योरी के अगेंस्ट था। तो यहां पर वेव थ्योरी के जब अगेंस्ट था तो यहां पर एंट्री हो गई पार्टिकल नेचर की। ये वेव नेचर तो यहां पूरी तरह से एक्सप्लेन हो नहीं पाया। जब वेव नेचर यहां पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाया तो मैक्स प्लांक ने जब एक्सपेरिमेंट करना चालू किया तो उन्होंने देखा कि एनर्जी जो है लाइट की वो टेम्परेचर पे ही नहीं फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है। वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है। तो एक इन्होंने इक्वेशन बनाया, वह इक्वेशन आया कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी न्यू पर डिपेंड कर रही थी। तो एक इन्होंने कांस्टेंट इसमें लगाया। ये कांस्टेंट जब लगाया तो कांस्टेंट इन्होंने एच लगाया, है ना, जिससे प्लांक कांस्टेंट बोला गया, क्योंकि प्लांक ने कहा था एच न्यू। तो एक इन्होंने फार्मूला दिया एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। जहां पर एच है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो ये प्लांक ने एक फार्मूला दिया है एनर्जी के लिए। अब प्लांक ने ये कहा कि जो एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जो मेन चीजें यहां से चालू हुई, अभी तक स्पेक्ट्रम में क्या था? स्पेक्ट्रम में यह था कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो पूरा कंटिन्यूअस होगा, एनर्जी कंटिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन प्लांक ने यह कहा, क्योंकि जो आपका अल्ट्रावायलेट रीजन था, अल्ट्रावायलेट रीजन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो सका, तो प्लांक ने कहा कि अल्ट्रावायलेट रीजन में के लिए एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है लाइट्स की। और लाइट्स की फ्रीक्वेंसी पर जब डिपेंड करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह का उन्होंने एक फार्मूला बनाया। और ये जब उनका एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक फार्मूला उन्होंने दिया कि एनर्जी इक्वल टू एच न्यू हो गया। एच क्या था? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थी। ठीक है, यहां पर प्लांक ने एक बात और बताई। प्लांक ने यह कहा कि जो ये एनर्जी है, जो लाइट की एनर्जी है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये पैकेट फॉर्म में है।
ये पैकेट फॉर्म है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। पैकेट फॉर्म में है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, मतलब मल्टीपल फॉर्म में है, हर स्टेज के फॉर्म। जैसे सीढ़ी आप जानिए, मतलब अगर सीढ़ी हम नहीं माने, पूरी तरह से उसको प्लेन माने, तो वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर हम सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी पर ही, बीच में नहीं, पहली सीढ़ी या दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अगर हम बात करें तो ये क्वांटाइजेशन हो गया। पहला, फिर पहले के मल्टीपल में दूसरा, फिर दूसरे पहले के ही मल्टीपल में तीसरा, जो भी एनर्जी आएगी वो इसी के मल्टीपल में आएगी। यह इनकी मिनिमम एनर्जी थी, है ना। प्लांक ने जो बताया कि जो लाइट की मिनिमम एनर्जी है वो जो होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। एक मिनिमम एनर्जी की बात की प्लांक ने, यह एनर्जी थी ई, है ना, यह एनर्जी थी ई, जिसका मान कितना था, एच न्यू। यहां से इन्होंने क्वांटाइजेशन किया एनर्जी का, प्लांक ने। अब एनर्जी का प्लांक ने क्वांटाइजेशन किया और प्लांक ने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। एनर्जी ऑफ लाइट इज इन मल्टीपल ऑफ मिनिमम एनर्जी पैकेट, ठीक है, मिनिमम एनर्जी पैकेट, जिससे क्वांटाइजेशन कहा गया, एनर्जी का क्वांटाइजेशन हो गया, एनर्जी का, ठीक है। और दूसरी बात, जब मिनिमम एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आ गई तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी, तो कंटिन्यूअस एनर्जी का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। एनर्जी जो थी इसका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इसका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। अब ऐसे समझो जैसे ये एनर्जी पैकेट है, मिनिमम एनर्जी पैकेट, अब फिर इसके ही मल्टीपल में यहां एनर्जी पैकेट आएगा, फिर इसके ही मल्टीपल में यहां एनर्जी पैकेट आएगा, बीच में नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, ऐसे, ठीक है। स्टेप वाइज आ गया, क्वांटाइजेशन हो गया। तो जो ये मिनिमम वैल्यू रही इसे फोटॉन एनर्जी बोला गया। इससे एनर्जी पैकेट, जो मिनिमम एनर्जी पैकेट था उसे फोटॉन एनर्जी कहा प्लांक ने कहा कि जो भी एनर्जी होगा लाइट की, वो ये जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी पैकेट है जिसे फोटॉन एनर्जी बोला गया, इसी के मल्टीपल में होगी, इसी के मल्टीपल में होगी। इसी के मल्टीपल में होने का मतलब क्या था कि अब एनर्जी ऑफ लाइट जो होगी, एनर्जी ऑफ लाइट जो होगी वो या तो एच न्यू होगी, या 2h न्यू होगी, या 3h न्यू होगी, या 4h न्यू होगी, या इसी तरह से इसके मल्टीपल में ही होगी, बीच में नहीं हो सकती, ये कंटिन्यूअस नहीं होगी, पैकेट फॉर्म में होगी, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगी। ये बात मैक्स प्लांक ने कहा था। अब मैक्स प्लांक का जो ये फार्मूला था, उस फार्मूले ने लाइट जो रेज थी, लाइट रेज के वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर को भी डिफाइन कर दिया। यहां पर लाइट के डुअल नेचर की बात आ गई कि लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो अब जो फार्मूला था, हटा दे भाई इसको, अब जो फार्मूला था प्लांक का, प्लांक के फार्मूले ने, प्लांक का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एनर्जी जो थी, मिनिमम एनर्जी क्या, जो मिनिमम एनर्जी पैकेट था वो एच न्यू था, है ना। अब ई एनर्जी है पार्टिकल फॉर्म की, ये पार्टिकल नेचर बताता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। अगर हम ये जो न्यू है इसको हम लोगों ने बात की थी, याद करें, न्यू लैम्डा, तो यहां से अगर हम न्यू की वैल्यू निकालें तो c/λ,
तो ये लैम्डा जो है ये बात करता है वेव नेचर की, वेव की बात करता है। तो इसका जो फार्मूला था, इस फार्मूले में देखें पार्टिकल और वेव दोनों नेचर डिफाइन हो गए। तो मतलब जो लाइट के रेज है वो पार्टिकल के वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ऐसा नहीं है कि जो लाइट होगी, लाइट की जो एनर्जी होगी वो केवल उसके वेव के कारण होगी। जो स्पेक्ट्रम में यही हम लोग सोचते थे कि वेव एनर्जी ही सारी है, लेकिन जब अल्ट्रावायलेट रीजन में रेडिएशंस डिफाइन ही नहीं हुए तब यह हुआ कि वेव के अलावा भी कोई बात होगा, तो पार्टिकल नेचर की भी बात होने लगी। तो अब जो लाइट की एनर्जी है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकती थी। तो ड्यूअल नेचर हो गया लाइट का। लाइट की एनर्जी में पार्टिकल एनर्जी भी होगी और वेव एनर्जी भी होगी। तो ये फार्मूला दिया मैक्स प्लांक ने। अब मैक्स प्लांक के फार्मूले पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स प्लांक के फार्मूले पे जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन ये है कि एनर्जी ये पूछ रहे हैं किसी फोटॉन पार्टिकल्स की, है ना। कोई फोटॉन पार्टिकल्स है, फोटॉन पार्टिकल्स है, पार्टिकल है, क्वेश्चन है कोई फोटॉन पार्टिकल है जिसकी एनर्जी पूछ रहे हैं, ये एनर्जी पूछ रहे हैं और इसकी जो वेव लेंथ इन्होंने दी है वो 6000 एंगस्ट्रॉम दी है। 6000 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ इन्होंने दी है और इसकी एनर्जी ये पूछ रहे हैं। अब देखें फोटॉन पार्टिकल है, एनर्जी पूछी जा रही है, वेवलेंथ दी गई है, तो हम लोगों को एनर्जी का फार्मूला मालूम है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। ये तो भाई फ्रीक्वेंसी है, यहां से काम तो चलेगा नहीं, हमको वेवलेंथ चाहिए। अब वेवलेंथ के लिए वेवलेंथ वाला फार्मूला लगा देते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा। सी है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू भी यहां दे सकते हैं, सी इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दे सकते हैं या आपको याद रहता है। तो इस इक्वेशन में इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा में हम ये वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिलेगा, एनर्जी निकालनी है और एच की वैल्यू आप जानते हो 6.626 इंटू 10⁻⁻34। जो यूनिट है उसको हम बाद में लिखते हैं, इंटू सी है 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन, टोटल का भाई अपॉन कर देता हूं, अपॉन लैम्डा आपका है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। अब देखें एक एक की वैल्यू रखें। प्लांक कांस्टेंट की थी जूल सेकेंड इंटू, और स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड अपॉन, ये एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में। आप देखें यहां पर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, केवल जूल बचेगा। तो एनर्जी जो लाइट की होगी ये हो जाएगी आपकी 6.626 इंटू 3, यही ना हुआ भाई, इंटू यहां देखें 8 निकाल दीजिए तो -26 10⁻⁻26 अपॉन 6 और 3 पावर इसकी कम कर दीजिए, 6 इंटू 10⁻⁻7 जूल। -7 ऊपर ले लीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए आप 3 को। अब 6 से डिवाइड करेंगे आप तो 6.626 इंटू 0.5 इंटू 7 और कम कर दीजिए 10⁻⁻9। अब आप देखें ये इससे गुणा कर लीजिए 5 से, 30 13 इतना हो जाएगा भाई, इंटू 10⁻⁻9। तो ये हो जाएगा जूल। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी कर लीजिएगा।
इक्वल टू 3.313 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये एनर्जी आप फोटान हो गया जो रिलीज हो गई, है ना। तो एनर्जी आप फोटान आपकी ये निकल के आई। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप कर लेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग प्लांक की बात कर लिए, प्लांक कांस्टेंट की बात कर लिए। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की बात जो होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की होती है। आप देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए लेस फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट रेज है, दो बात कर रहे हैं भाई, एक लेस फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज है और एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज है। एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज है और एक मेटल सरफेस पे हम लोग इसको हिट कर रहे हैं। एक मेटल सरफेस पे हम लोग गिरा रहे हैं। ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है। ये मेटल सरफेस पे एक लाइट रेज लेस फ्रीक्वेंसी की हिट कर रही है। अब मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये लेस फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज हिट कर रही है सरफेस को, लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब इसकी लेस फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को ये इमिट नहीं करा पाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज जब इसको हिट करेगी मेटल सरफेस को, अल्ट्रावायलेट रीजन की बात होगी ये, है ना। जब मेटल सरफेस को हिट करेगी तो मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा। मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा, इमिट कर जाएगा, ठीक। यहां इलेक्ट्रॉन थे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट कर गए, बाहर चले गए। ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर गए, बाहर चले गए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर गए, बाहर चले गए, तो इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हाई फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जब हाई फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट इंसिडेंट करती है मेटल सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन को इमिट किया किसने, लाइट रेज ने, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज ने इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी इसी को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया किससे, ड्यू टू इंसिडेंट लाइट रेज। और कौन सी थी वो, हाई फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट रेज थी जो इलेक्ट्रॉन को इमिट की। और इस जो हाई फ्रीक्वेंसी की वह लाइट रेज जो हाई फ्रीक्वेंसी की है, जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकती है, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट ने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया सरफेस से, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, और ये जो प्रोसेस थी इसी को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हो गई। आइंस्टीन साहब इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। अब देखें हुआ क्या, अब दो मेटल लिए गए थे, दो मेटल नोड लिए गए थे, एक को कहा गया था इमिटर और एक को कहा गया था कलेक्टर।
और जो इमीटर था वो निगेटिव टर्मिनल था, जो कलेक्टर था वो पॉजिटिव टर्मिनल था। ये इमीटर है निगेटिव टर्मिनल, इसे कहा गया इमीटर, इमीटर है ना। ये मेटल नोड था, ये भी मेटल नोड था, इसे कहा गया कलेक्टर, कलेक्टर, कलेक्टर कहा गया। अब क्या हुआ कि यहां इनको हम लोगों ने एक सर्किट में अरेंज किया था। सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए एमीटर भी लगाया गया था। अब लाइट रेज जो थी वो एमीटर मेटल पे लाइट रेज हिट की। जब लाइट रेज हिट की इस पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हुआ, और इलेक्ट्रॉन इमिट होके कलेक्टर नोड की तरफ गया। अब कलेक्टर नोड की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन गया, इसके बाद ये सर्किट में मूव कर गया, सर्किट में मूव कर गया। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये बात आप जानते ही हैं। जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, जिसे कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या कहा गया? एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गई। तो जो ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, इससे कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में मूव कर गया तो एक करंट जनरेट हो गई, जिसे कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को, जो एमिट इलेक्ट्रॉन है, इसको कलेक्टर सरफेस पे आने ही नहीं देना चाहते, है ना। तो इसको कलेक्टर सरफेस पे अगर आने नहीं देना है तो एक एनर्जी लगा के इसको यहीं ब्लैक कर देना है। तो वो जो पोटेंशियल होगा उसे कहते हैं स्टॉप पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे कि वह पोटेंशियल जो एमिटिंग इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर सरफेस पे आने से रोकता है, कलेक्टर मेटल पे आने से रोकता है। जो इलेक्ट्रॉन को इमिट होने से रोकने के लिए जो एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं होने देना है, कलेक्टर तक नहीं जाने देना है, एमिटर से कलेक्टर तक नहीं जाने देना है, तो एक एनर्जी डालोगे ना, एनर्जी से उसको रोकोगे। तो वह जो एनर्जी होती है जो उसे नहीं जाने देती, तो उसी एनर्जी को आप कहते हो स्टॉप पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये बातें हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब आइंस्टीन साहब इन्वॉल्व हो गए और डाल्टन साहब इन्वॉल्व हो गए। डाल्टन साहब का कॉपीराइट था इलेक्ट्रॉन पे, जहां जहां इलेक्ट्रॉन आएगा डाल्टन साहब आ जाते थे बताने के लिए। तो यहां जब इलेक्ट्रॉन हुआ, रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ सर्किट में, तो डाल्टन साहब ने कहा कि ये भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करेगा ना। जैसे इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, उन्होंने कहा कि ये भी इलेक्ट्रॉन उसी तरह का है जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होता है। और इसके बाद आइंस्टीन साहब आए, और आइंस्टीन साहब को नोबेल भी इसी एक्सपेरिमेंट पे मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही आइंस्टीन साहब को नोबेल मिला था। अब आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन बनाया था। इक्वेशन के लिए उन्होंने ये कहा कि देखें यहां पर दो तरह की एनर्जी होती है, यहां पर दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी तो वह मिनिमम एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराती है, जो सरफेस को छुड़वाती है, इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ देता है। तो ये जो एनर्जी होती है इसे कहते हैं वर्क फंक्शन, इस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। फिर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो अपनी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वहां उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आइंस्टीन ने साहब ने कहा कि दो एनर्जी यहां काम करती है इलेक्ट्रॉन के एमिशन में। एक एनर्जी तो वो होती है जो मिनिमम एनर्जी होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से रिलीज होता है, अपने सरफेस को छोड़ता है, उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। और एक वह एनर्जी होती है जिस एनर्जी से वह मूव करता है, जो क्योंकि उसमें वेलोसिटी है तो एक उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी के कारण। तो एक इक्वेशन बनाया एनर्जी का आइंस्टीन ने।
तो आइंस्टीन ने एक एनर्जी का जो इक्वेशन बनाया था, वो एनर्जी का इक्वेशन ऐसा था, एनर्जी इक्वेशन बनाया, एनर्जी के लिए एक इक्वेशन बनाया आइंस्टीन ने। वह इक्वेशन ये था कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, जो लाइट के पार्टिकल के लिए एनर्जी है, उसमें दो एनर्जी इन्वॉल्व होगी। एक एनर्जी होती है फाई, जिससे बोलते हैं वर्क फंक्शन, ऐसे लिख दें पहले। इस एनर्जी में दो एनर्जी होती है, एक को कहते हैं वर्क फंक्शन, एक को कहते हैं वर्क फंक्शन, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के कारण होती है, और वर्क फंक्शन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से रिलीज होता है उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए, जब अल्ट्रावायलेट रीजन में था, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में जब लाइट रेज हिट कर रही थी, तो ये सरफेस मेटल की जो हो जा रही थी वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लग रही थी। अब ये कहा गया कि ये पॉजिटिव की तरह क्यों बिहेव करने लगी, तो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर गया होगा। फिर यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी कहानी बनी, है ना। अब इसके इक्वेशन की बात कर लेते हैं। जो ये एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी इक्वेशन में दो चीजें हैं, एक वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को आप फाई से लिखते हो, फिर काइनेटिक एनर्जी है, फाई से भी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, और एक एनर्जी है टोटल, जो एनर्जी है मूविंग इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब जो ये एनर्जी होगी, एनर्जी लाइट वेव के लिए, लाइट के लिए डिसाइड की थी प्लांक ने। वह एनर्जी की बात की थी एच न्यू, मान लीजिए एच न्यू हो गई। और ये जो वर्क फंक्शन की एनर्जी है, इससे हम लोग अगर मान लें एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी v है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर v है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इक्वेशन, जो एनर्जी इक्वेशन बनाया था आइंस्टीन ने। एच प्लांक कांस्टेंट है, जानते ही हो, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू जो है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना, और न्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड लाइट, थ्रेशोल्ड लाइट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात समझो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होती है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस से रिलीज करा देती है, बस सरफेस से रिलीज करा देती है। फिर इलेक्ट्रॉन में और एनर्जी आती है, जिस एनर्जी, जो एनर्जी उसकी वेलोसिटी के लिए होती है ना, जो एनर्जी उसकी वेलोसिटी के लिए होती है। समझ रहे बात को। तो ये हो गया एनर्जी इक्वेशन जो आइंस्टीन ने दिया था। तो अब हम लोगों ने स्पेक्ट्रा की बात कर ली, स्पेक्ट्रा पढ़ लिया हम लोगों ने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पढ़ लिए। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स में हम लोगों ने ये देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंफ्रारेड विजुअल में तो पूरी तरह से डिफाइन हो जा रहा था, लेकिन जब हम लोग अल्ट्रावायलेट की बात करने लगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पा रहा था। तो वहां पार्टिकल नेचर की भी बात आ गई, मैक्स प्लांक आ गए। वहां जो वेव थ्योरी थी, और वेव थ्योरी के अगेंस्ट एक बात प्लांक ने कह दी। वेव थ्योरी ये कहती थी कि जो एनर्जी ऑफ लाइट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, वो ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा कि अल्ट्रावायलेट रीजन में कि जो एनर्जी ऑफ लाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करती है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, तो उससे एक इक्वेशन बना था, E=H न्यू। ये प्लांक ने बताया था। प्लांक ने कहा था कॉन्टिन्यूअस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जबकि एनर्जी पैकेट फॉर्म में होती है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। जो मिनिमम पैकेट था फोटॉन एनर्जी, उसको प्लांक ने बताया था एच न्यू। एच था प्लांक कांस्टेंट और न्यू था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। ठीक है, अब आगे बात बढ़ी, आगे बात ये बढ़ी कि जब अल्ट्रावायलेट रीजन में कुछ लाइट वेव्स जब पड़ी, तो वो सरफेस मेटल्स की जो होती थी वो एज ए पॉजिटिव बिहेव करने लगी। अब ये हुआ कि ये पूरी तरह से पॉजिटिवली बिहेव क्यों शो कर रही हैं,
जो सरफेस है मेटल्स की, तब कहा गया कि कुछ और बातें हो गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन के एमिटिंग की बात जब बात होने लगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हम लोगों ने कर ली। फिर ये देखा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से करंट भी जनरेट हो जाती है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। फिर आइंस्टीन साहब का एनर्जी इक्वेशन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों के पास पूरे मटेरियल्स हो गए वेव बोहर्स मॉडल को पढ़ने के लिए। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे बोहर्स मॉडल की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।